हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो असल में समुद्र किनारे पत्थरों को बीनने वाली एक गरीब लड़की की है, जिसको एक दिन एक अमीर औरत की देखभाल के लिए रखा जाता है। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक नेशनल म्यूजियम को देखते हैं, जहाँ पर एक औरत वहाँ के फर्श को साफ कर रही थी। तभी उसी दौरान वहाँ पर एक डायनासोर के जबड़े को लाया जाता है, जो कि अब फॉसिल बन चुका है और शायद कहीं से निकाला गया, लेकिन उसके ऊपर किसी और का नाम होता है, जिसे बदलकर वहाँ के मशहूर पेंटर का नाम का टैग लगा दिया जाता है। मतलब मेहनत किसी और की और नाम किसी और का। अब कहानी शिफ्ट होती है और लाइम नाम की जगह को देखते हैं, जहाँ पर एक बूढ़ी औरत अपनी बेटी मैरी के साथ रहती है। उनकी वहाँ एक शॉप है जिसमें वो समुद्र के किनारे मिलने वाले एंटीक पत्थरों को और एमोनिटीज को इकट्ठा करके उन्हें बेचा करते हैं। ऐसे ही इनका गुजारा चलता है। यहाँ पर हमें ये भी बताया जाता है कि जो फॉसिल उस म्यूजियम में रखा गया है वो असल में मैरी ने ही निकाला था, जिसके बदले में उन्हें 1 साल का राशन और कुछ कपड़े मिले और इसी में वो खुश थे। लेकिन मैरी कहीं ना कहीं इस चीज से खुश नहीं है। वो फॉसिल उसने न जाने कितनी मुश्किलों से ढूंढा था और अब वो किसी और के नाम से जाना जाता है। अगले दिन वो फिर से समुद्र के किनारे जाती है और वहां पर पत्थरों को बीनना शुरू कर देती है। ऐसा ही सेम आज वो करने वाली है और वहां उसे एक बड़ा पत्थर मिलता है, जिसको तोड़ने पर उसके अंदर काफी अच्छी एंटीक थे, इसलिए वो उसे लेकर घर आ जाती है और उसे साफ करने लगती है। तभी वहाँ एक अमीर आदमी अपनी बीवी शार्लेट के साथ आता है। वो मैरी से कहता है कि मैंने आपके बारे में लंदन में काफी लोगों से सुना है। वो कहते हैं कि आप जो कुछ भी ढूंढ कर लाती हैं वो करोड़ों में बिकता है। तो मैरी उसके जवाब देते हुए कहती है कि अगर ऐसा ही है तो हम यहाँ पर क्यों रह रहे हैं, हमें तो फिर महलों में रहना चाहिए। उसकी बातों से साफ पता चल रहा था कि वो नाखुश है। तो रॉड्रिक कहता है कि जिस पत्थर को आप साफ कर रही हैं वो असल में अमोनाइट है, जो कि बहुत ही कम पाया जाता है। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी मुझे ये सिखाएं कि ये काम आप कैसी करती हैं, तो मैं भी साथ में समुद्र किनारे जाना चाहता हूँ। लेकिन मैरी साफ साफ मना कर देती है। या हम लोग एक बात को नोटिस करते हैं कि इस पूरी बातचीत में शार्लेट एक भी शब्द नहीं बोलती और बस चुपचाप वहीं खड़ी रहती है। खैर, अब मैरी के मना करने के बाद वो अपने होटल चला जाता है, जहाँ पर भी हम देख पाते हैं कि दोनों आपस में बिल्कुल बात नहीं करते। जहाँ में पता चलता है कि कुछ सालों पहले एक हादसे की वजह से शार्लेट डिप्रेशन में चली गई है और तब से लेके आज तक वो बस इतना ही बोलती है जितना ज़रूरी है। लेकिन अभी उसे ये नहीं पता कि कुछ दिनों के बाद उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा शख्स आने वाला है जो उसके लिए सब कुछ बदल सकता है। अब वो कौन है, इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। अगले दिन जब मैरी समुद्र के किनारे जाती है तो फॉसिल को ढूंढने के लिए वहाँ उसकी मुलाकात रॉड्रिक से होती है, जो उसे देखने के लिए आया था कि आखिर वो कैसी चीजों को देखती है, उन्हें समझती है। मैरी भी उसका साथ देती है और धीरे धीरे उसे इस काम की बेसिक चीजों के बारे में बताने लगती है। जिसके बाद वो घर आ जाता है, लेकिन वहाँ वो देखता है कि उसकी वाइफ अभी भी बेड पर ही लेटी हुई है और ये देखकर वो उसे बहुत गुस्सा करता है और फिर कहता है कि चलो हम बाहर चलते हैं थोड़ी देर के लिए वॉक पर। वो उसे समुद्र के किनारे ले जाता है, लेकिन वहां जाकर भी वो बस चुपचाप बैठी रहती है, जिसकी वजह से रॉड्रिक कहता है कि अगर तुम ऐसे ही रही तो और बीमार हो जाओगी। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें हंसना होगा, दूसरे लोगों से बोलना होगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आखिर कब तक मैं तुम्हें ऐसे बोलता रहूंगा, तुम्हें खुद भी तो सोचना होगा। मुझे वो वापस पहले वाली वाइफ चाहिए जिसके चेहरे पर हंसी थी, लेकिन वो इस बारे में कुछ नहीं कहती। अब रॉड्रिक वहां से चला जाता है और पहुंच जाता है मैरी की शॉप पर, जहां वो उसे अमोनाइट खरीद लेता है ताकि वो उसे लंदन ले जाकर बेच सके। पर जाते जाते वो उसे कहता है कि मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, अगर आप मेरी वाइफ का ख्याल रख सके, जैसे कि आप समुद्र किनारे जा रहे हैं तो उसे भी साथ में ले जाए। वैसे ही हमारे घर पर काफ़ी नौकर है, लेकिन उसे शायद किसी नए इंसान की ज़रूरत है, बस आपको उसका ख्याल रखना है। पर मैरी मना कर देती है क्योंकि उसे अपनी शॉप भी तो देखनी है। लेकिन वो कहता है कि मैं आपको इसके बदले में अच्छे पैसे दूंगा, फ्री में नहीं कह रहा हूँ। अब पैसे की बात सुनकर वो मान जाती है और फिर वो उसे छोड़कर चला जाता है। जिसके अगले दिन जब मैरी समुद्र किनारे जाती है तो वो शार्लेट को भी ले लेती है, फिर काम करना शुरू कर देती है। लेकिन उस दौरान उन दोनों में कोई बात नहीं होती। तब मैरी समझ जाती है कि शायद इसकी कोई बीमारी है या फिर ये किसी बुरे समय से गुजर रही है और इसीलिए ऐसा कर रही है। वो उसे कुछ खाने के लिए भी देती है, पर वो खाने से मना कर देती है। अब काम खत्म होने के बाद मैरी घर के लिए निकलती है, पर शार्लेट कहती है कि मुझे समुद्र में बात लेना है, लेकिन वो मना करती है क्योंकि इससे वो बीमार हो सकती है। लेकिन शार्लेट गुस्से में कहती है कि ऐसा करने के लिए उसे डॉक्टर ने कहा और उसकी बात नहीं सुनती है और जाकर समुद्र में नहाने लगती है। तभी उसकी तबीयत खराब हो जाती है। हालांकि वो अपने घर जाने की कोशिश करती है लेकिन जा नहीं पाती, इसलिए वो मैरी के पास आती है और जैसे ही वो गेट खोलती है शार्लेट बेहोश होकर गिर जाती है।
मैरी फौरन अपनी मॉम को बुलाती है जो तुरंत डॉक्टर को कॉल करती हैं और डॉक्टर आने पर बताता है कि हाँ, इसकी तबीयत बहुत खराब है, तुम्हें इसकी देखभाल करनी होगी। लेकिन वो कहती है कि मैं तो इसे जानती भी नहीं हूँ और इसके हस्बैंड से मुझे बात करनी होगी। तो डॉक्टर कहते हैं कि कोई नहीं, आप इसे अपनी बहन की तरह समझकर इसकी देखभाल करिए। अब यहाँ मैरी एक अच्छी औरत होती है, हालांकि उसकी माँ राजी नहीं थी इस बात से, क्योंकि जब तक शार्लेट ठीक नहीं हो जाती वो यहीं पर रहेगी और इसीलिए उसे कहती है कि तुम्हें इसके पति से और पैसे मांगने चाहिए और अब तो ये तुम्हारे बेड पर भी सोएगी, ऐसे में तुम क्या करोगी? इतना बड़ा हमारा घर है, बस एक ही कमरा यहाँ मौजूद है। लेकिन मैरी कहती है कि कोई नहीं, मैं इसे संभाल लूंगी। अब कहानी और आगे बढ़ती है और धीरे धीरे करके समय बीतने लगता है, लेकिन शार्लेट की तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। वो फिर भी उसका ख्याल रखना नहीं भूलती, यहाँ कि उसने अपना काम पर भी जाना कम कर दिया था, क्योंकि उसके ऊपर अब एक इंसान की जिम्मेदारी है। कई रातों से वो अपने ही रूम में होकर कुर्सी पर सोया करती है, क्योंकि शार्लेट उसके बेड पर थी। वो उसे किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं देना चाहती थी। अब एक दिन उसकी तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है। वो अपने पड़ोसी के पास जाती है जो कि उसकी एक्स थी। उसे कुछ दवाइयाँ लेकर आती है और उसके नेक पर लगा देती है, जो उसे ठीक कर रही थी। एक रात तो मैरी उसकी पेंटिंग भी बनाती है कि कहीं ना कहीं, लेकिन उसे अब उसका ख्याल रखना अच्छा लग रहा था। लेकिन ये बात उसने ना तो खुद को बताई और ना ही किसी और को। एक दिन फिर से डॉक्टर आते हैं और उसे बताते हैं कि अब शार्लेट ठीक हो चुकी है, लेकिन वो इतनी जल्दी ठीक होगी उसे ये नहीं पता था। यहाँ पर वो मैरी की तारीफ भी करता है क्योंकि उसने अपना काम धाम छोड़कर उसकी देखभाल करी और ये जानकर शार्लेट मन ही मन सोचती है कि शायद उस दुनिया में हर कोई बुरा नहीं होता, कोई बेवजह भी आपको खुश रख सकता है। ठीक होने के बाद शार्लेट अब उस घर को एक्सप्लोर करना शुरू कर देती है। वहाँ हर तरफ घूमती है और ऐसे ही करने पर उसे मैरी रोकती भी नहीं, क्योंकि वो जितना चलेगी उसके लिए उतना ही अच्छा होगा। तभी उसे वहाँ पर एक पियानो भी दिखता है जिसे वो प्ले करने लगती है और उसे ऐसा करने में अच्छा भी लगता है। जिसके बाद वो मैरी के पास जाती है और उसे वहाँ पहली बार कुछ कहती है। वो बोलती है कि उसे समुंदर के पास जाना है, क्या वो उसके साथ चलेगी? तो वो उसके साथ चली जाती है और फिर वहाँ जाकर दोनों किनारे पर बैठकर बात करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर शार्लेट अपने बारे में बहुत सी बातें बताती है, जैसे कि उसकी शादी को 3 साल हो गए लेकिन उसके एक भी बच्चे नहीं है, क्योंकि उसका पहला बच्चा जन्म लेते ही मर गया और उसके बाद उसने कभी कोशिश नहीं की। तब से लेकर आज तक वो ऐसे ही उदास है। बताती है कि मेरे हस्बैंड मुझे ठीक करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें उनकी भी क्या गलती है, इसमें सब दोष मेरा ही है। उसकी बातें सुनकर मैरी उसे समझाती है कि तुम ये सब मत सोचो। इसके बाद वो दोनों घर आ जाते हैं। वहाँ पर मैरी दोनों के लिए खाना बनाती है। उसे ऐसा करते हुए देखकर शार्लेट उसके पास आती है और उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कर नहीं पाती क्योंकि उसने आज तक कभी सब्जी काटी ही नहीं थी। अब मैरी ये देखकर समझ जाती है पर कुछ कहती नहीं। उसे कुछ आसान काम करने को वो कहती है, जैसे कि कोयला उठाकर लाने का काम, लेकिन उसमें भी उसे चोट लग जाती है और वो रोने लग जाती है। मतलब शार्लेट बहुत ही नाजुक थी, उसने कभी जिंदगी में कठिनाइयां नहीं देखी थी। वही मैरी बचपन से परेशानियों से लड़ रही थी। अब वो उसकी मरहम पट्टी करती है और फिर दोनों साथ में बैठकर खाना खाते। यहाँ पर शार्लेट उससे कहती है कि तुम मेरे एक बच्चे की तरह ख्याल रखती हो, लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या तुम्हारे कोई बच्चे नहीं है? तो वो कहती है कि नहीं, मेरी माँ के 10 बच्चे थे जिसमें से 8 मर गए और 2 ही बचे। मेरे डैड भी कुछ दिन पहले गुजर गए, जिसके बाद से ही मैं उन्हें संभालती हूँ। अब कुछ देर ऐसे ही बात करने के बाद वो दोनों सोने चली जाती हैं, लेकिन शार्लेट देखती है कि मैरी चेयर पर सो रही है और इसीलिए वो उसे वहाँ सोने से मना करती है और यहाँ बेड पर आने को बोलती है, लेकिन वो मना करती है। पर उसके बार बार कहने पर वो मान जाती है और फिर दोनों एक साथ ही वहीं सो जाते हैं। ये असल में पहली बार हुआ था। अगले दिन डॉक्टर आता है शार्लेट को देखने के लिए, जो कि अब ठीक हो चुकी है, लेकिन जाते समय वो एक संगीत समारोह का इन्विटेशन देते हुए जाता है, जो कि मैरी के लिए था, लेकिन वो जाने से मना कर देती है क्योंकि उसने शार्लेट के लिए इनवाइट नहीं दिया था। अगर वो आएगी भी तो उसके साथ शार्लेट भी होगी। तो डॉक्टर कहता है कि ठीक है, तुम दोनों आ जाना। अब रात होने पर मैरी उसको तैयार कर देती है और फिर वो लोग निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर शार्लेट को अंदर बुला लिया जाता है और मैरी को बाहर ही बैठने को कहा जाता है, क्योंकि उसके कपड़े अच्छे नहीं थे और वो गरीब थी। मैरी तो सारा समय उसे ही देखती जा रही थी कि वो कैसे हंस हंस कर बात कर रही है, और यही देखकर उसे खुद पर गुस्सा आ जाता है कि वो यहाँ क्यों आई। थोड़ी देर बाद वो वहाँ से उठकर चली जाती है क्योंकि उसे ये तरीका पसंद नहीं आया था। अब थोड़ी देर बाद शार्लेट भी घर आ जाती है क्योंकि वो समझ जाती है कि मैरी को ये पसंद नहीं आया। घर जाकर वो देखती है कि मैरी चुपचाप बैठी हुई है, इसलिए वो उसका हाथ पकड़कर कहती है कि तुम वहाँ पर सबसे अच्छी लग रही थी, उन अमीर लोगों से भी ज्यादा अच्छी। लेकिन मैरी कोई जवाब नहीं देती। अगले दिन वो लोग समुद्र के किनारे जाते हैं, जहाँ पर मैरी वही अपना काम कर रही होती है, लेकिन वो अभी भी इस बात से नाराज थी, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं बोलती।
वहीं दूसरी ओर शार्लेट भी पत्थरों को ढूंढना शुरू कर देती है और उसे वहां पर एक फॉसिल मिलता है जो बहुत ही बड़ा था। ये किसी जीव का हो सकता है, इसलिए वो मैरी को बुलाती है मदद के लिए और फिर दोनों उसे मिलकर वहां से बाहर निकालते हैं। ऐसे ही दोनों में बातें फिर से शुरू हो जाती है। अब दोनों रात में उस फॉसिल को साफ कर रहे होते हैं। यहाँ पर मैरी उसे बताती है कि मैं जब 11 साल की थी तो मैंने एक बहुत बड़ा फॉसिल निकाला था जिसकी कीमत लाखों डॉलर में थी। लेकिन एक दिन हमारे घर पर कुछ लोग आते हैं जिन्होंने बताया कि हम ये चीज़ अपने घर पर नहीं रख सकते और इसीलिए वो उसे अपने साथ लंदन ले गए। वहाँ पर उसे म्यूजियम में रख दिया और बदले में हमें 1 साल का खाना और कपड़े भी मिले, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था। अब काम करते करते बहुत रात हो जाती है, लेकिन मैरी अभी भी उसे साफ कर रही थी, इसलिए शार्लेट उसकी मदद करने के लिए आती है। इसी बीच वो दोनों करीब आ जाते हैं और यहाँ मैरी खुद को रोक नहीं पाती और उसे किस कर लेती है और कुछ इस तरह से ये पहली बार एक दूसरे के करीब आते हैं। मैरी कहीं ना कहीं शार्लेट को चाहने लगी थी, लेकिन उसने कभी उसे ये बात नहीं बताई। अब अगले दिन मैरी उसे लेकर समुंदर के किनारे जाती है और पानी में जाकर नहाना शुरू कर देती है। ऐसा करने के लिए वो शार्लेट को भी बोलती है, लेकिन वो मना करती है क्योंकि उसे पानी से बहुत डर लगता है। लेकिन मैरी उसे जबरदस्ती अंदर आने को बोलती है, जिसके बाद वो चली जाती है और यहाँ वो पहली बार पानी में गई थी, सिर्फ मैरी के कहने पर। उसके चेहरे पे एक अलग सी मुस्कान थी। ये वो शार्लेट नहीं थी जिसे हम जानते हैं। दोनों नहाने के बाद घर आ जाते हैं, जहाँ पर शार्लेट उसके और रॉड्रिक के रिश्ते के बारे में बहुत सी बातें बताती है। तभी उनके शॉप पर एक आदमी आता है जो उस फॉसिल को खरीदना चाहता था, लेकिन वो उसकी बहुत कम कीमत लगाता है। तभी वहाँ पर शार्लेट भी पहुंच जाती है, जो उस आदमी को बताती है कि जिस औरत से आप यहाँ खरीद रहे हैं उसके निकाले गए न जाने कितने फॉसिल आज लंदन म्यूजियम में रखे हुए हैं। आपको उसकी मेहनत का ज्यादा पैसा देना चाहिए। वो आदमी भी मान जाता है और फिर उसे अच्छी कीमत देकर जाता है। अब यहाँ शार्लेट को अपने लिए बोलते हुए देखकर मैरी को बहुत अच्छा लगता है। आज कोई है जो उसके साथ खड़ा हुआ है। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहता और सब कुछ ठीक था, लेकिन एक दिन रॉड्रिक की चिट्ठी आती है जिसमें वो शार्लेट को लंदन बुला रहा था और ये पढ़कर वो बिल्कुल खुश नहीं होती कि वो यहाँ पर बहुत खुश है। वहाँ जाकर वो फिर से पहली जैसी हो जाएगी और ये बात मैरी भी समझती है, इसलिए वो उसे जाकर समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब यहाँ पर शार्लेट उसे एक रुमाल देती है जो उसने बीती दिनों में खुद बनाया था, सिर्फ मैरी के लिए। जिसके बाद दोनों सो जाते हैं और एक आखिरी बार इंटीमेट होते हैं, क्योंकि दोनों को ही पता था कि वो अब नहीं मिलने वाले। और अगली सुबह उसके जाने के टाइम मैरी उसके सामानों को पैक कर देती है और फिर उसे जाकर टांगे पर बैठा देती है। वो कुछ कर नहीं सकती थी, बस उसे जाते हुए देखने के अलावा। कुछ दिन बीत जाने के बाद मैरी भी अब चुपचाप रहने लग गई थी, क्योंकि उसका ख्याल करने वाला, उसका हाल चाल पूछने वाला अब कोई नहीं था। उधर लंदन में शार्लेट फिर से पहले जैसी हो गई थी, लेकिन यहाँ मैरी के लिए मुश्किलें खत्म हो ही नहीं रही थी। एक दिन उसकी माँ की तबीयत खराब हो जाती है और वो इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। अब वो बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। उसने समुद्र किनारे जाना भी छोड़ दिया था। लेकिन एक दिन इसी बीच उसके पास एलिजाबेथ आती है, जो कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। वो उसे सहारा देती है, लेकिन मैरी का ये अकेलापन अब शायद दूर नहीं हो सकता। एक दिन उसके पास एक चिट्ठी आती है जिसमें उसे एक म्यूजियम में जाने का इन्वाइट आया था। वो अगले दिन वहाँ के लिए निकल जाती है और उस एड्रेस पर पहुँचती है जहाँ पर एक बहुत बड़ा सा घर था, और ये घर किसी और का नहीं बल्कि शार्लेट का था। तभी वहाँ पर शार्लेट आती है, जो उसे देखकर बहुत खुश होती है और फिर दोनों किस करते हैं। जिसके बाद वो उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया। वो उसे एक रूम में लेके जाती है और उसे बताती है कि ये तुम्हारे लिए आज से है, तुम यहीं पर रहोगी और हम हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन मैरी को ये बात पसंद नहीं आती। वो कहती है कि तुमने मुझे यूज किया है। मुझे लगा था कि मुझे किसी म्यूजियम से इनवाइट आया, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। तुम मुझे अपने फायदे के लिए यहाँ पर लेकर आई हो। मेरा पुराना घर, मेरा काम ही सब कुछ है मेरे लिए। जिस रिश्ते को तुम कायम रखने के लिए बोल रही हो वो बस एक इमेजिनेशन है। ऐसा कभी हकीकत में नहीं हो सकता। अगर तुम्हारे हस्बैंड को इस बारे में पता चला तो हम दोनों जेल में होंगे। वो इसके अलावा भी बहुत कुछ बोलती है। उसे लग रहा था कि शार्लेट उसे यहाँ बस मेड की तरह रखना चाहती है, लेकिन मैरी को अपने काम से प्यार है। वो उसे छोड़ नहीं सकती और इसीलिए वहाँ से चली जाती है। ये देखकर शार्लेट को बहुत बुरा लगता है। उसे ये उम्मीद तो नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। वहीं मैरी सीधा म्यूजियम की ओर चली जाती है, जहां पर वो अपने उसी फॉसिल को देखती है जो उसने 11 साल की उम्र में निकाला था। लेकिन अब उसके ऊपर किसी और के नाम का टैग है, यानी कि अब इसे खोजने का क्रेडिट किसी और को दे दिया गया है। तभी वहां पर शार्लेट भी आ जाती है और दोनों आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं। मैरी उसे देखने लग जाती है जैसे कि उसने उसे माफ कर दिया हो। यहाँ पर शार्लेट भी उसके साथ देने के लिए आई थी और ये कहानी इसी दृश्य के साथ खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि शार्लेट ने सच में मैरी को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया, या फिर ये सब भूलकर मैरी को उसके साथ इस रिश्ते को कायम रखना चाहिए?
नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।